ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी आपसे स्किन के बारे में बात हो रही थी, रिसेप्टर्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन सुन लीजिए। सबसे पहली बात, अगर मैं रिसेप्टर की डेफिनेशन बताऊं आपको, तो हम रिसेप्टर को डिफाइन करेंगे अ सेल और कलेक्शन ऑफ सेल्स और नर्व एंडिंग्स that receive some stimulus. जो किसी स्टिमुलस को जो है वो रिसीव करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं रिसेप्टर। कोई सेल भी हो सकता है, सेल्स का कलेक्शन भी हो सकता है, या नर्व एंडिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो आई है वो एक तरह का रिसेप्टर है। ठीक है, हमारी जो आई है वो एक तरह का रिसेप्टर है, और हमारी आई जो है वो एक तरह का रिसेप्टर है। इस तरह हमारी बॉडी में सिंगल सेल वाले, मल्टी सेलुलर वगैरह बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद है। हमारा ईयर भी एक रिसेप्टर है जो किसी स्टिमुलस को जो है वो रिसीव कर रहा है। हमारी आई के अंदर जो है वो फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और वो स्टिमुलस ऑफ लाइट जो है वो उसको रिसीव करती है। हमारा जो ईयर है उसके अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और वो साउंड को रिसीव करती है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जगह जगह रिसेप्टर्स मौजूद हैं। पेन का जो स्टिमुलस है वो अगर हमारी बॉडी में हर जगह मौजूद है, तो पेन के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए नोजिसेप्टर्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, पेन के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए नोजिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, देयर आर नोजिसेप्टर्स टू रिसीव द स्टिमुलस ऑफ पेन। पेन का जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करने के लिए आपके पास नोजिसेप्टर्स मौजूद है। इसके अलावा टेम्परेचर के स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए थर्मोरिसेप्टर्स मौजूद हैं। मैंने कल आपको रफिनी एंड ऑर्गन्स का नाम बताया था। तो ये जो रफिनी एंड ऑर्गन्स हैं, ये दरअसल आपके पास थर्मोरिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये थर्मोरिसेप्टर्स के तौर पे जो है वो काम करते हैं। चलें, कल की जो बातें मैंने आपसे की हैं थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। देखिए, मैंने आपको पेसिनियन कॉर्पसल बताया था, वो ऐसा था। ठीक है, पेसिनियन कॉर्पसल दरअसल ऐसा था, ये इसकी सरफेस पे आपको मिलेगा क्या? ये आपकी इसकी सरफेस पे कोलेजन का कैप्सूल मिलेगा। ठीक है, कोलेजन का बना हुआ आपको कैप्सूल मिलेगा, और ये आपको मिलेगी इसके अंदर क्या? ये मिलेगी आपको सेंसरी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, इस पे कैप्सूल चढ़ा हुआ है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन की जो है वो आपको नर्व एंडिंग मिलेगी, जिसके ऊपर ये कैप्सूल जो है वो चढ़ा हुआ है। बाकी आपको मैंने मीजनस कॉर्पसल्स बना के दिखाए, रफिनी एंड ऑर्गन्स बना के दिखाए। ठीक है, अच्छा, मैंने कल जो आपसे बात की थी उसमें मैंने आपको मर्कल्स डिस्क
याद नहीं मुझे कि मैंने बताए कि नहीं बताए। देखिए मर्कल्स डिस्क कोई कैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स जिस तरह आपने देखे उस जैसे नहीं होते, बल्कि ये मर्कल्स डिस्क जो है ये देखिए, मैंने आपको जस्ट एक सेल की तरह से लेबल करवाया है। अगर इसको बहुत हाई मैग्निफिकेशन में देखें तो ये इस तरह के होते हैं। बाज इसको किताबें इसको जो है वो कैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स में शामिल नहीं करती। इनका काम क्या है? इनका काम भी सेंसरी मैकेनो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करना है। ठीक है, देखें सारे रिसेप्टर सेंसरी होते हैं। अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो वो आंखें बंद करके बता सकता है कि वो किस स्टेट में मौजूद है, किस हालत में मौजूद है, बैठा हुआ या लेटा हुआ। उसके बॉडी पे लगने वाला प्रेशर जो है वो ये बता देता है। तो इंसान को अपनी बॉडी की अवेयरनेस है। बाकी मैंने आपको मीजनस कॉर्पसल्स के बारे में बताया था कि मीजनस कॉर्पसल्स फाइन टच परसेप्शन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सब मैं रिवाइज करा रहा हूँ कल वाली बातें। मीजनस कॉर्पसल जो है वो फाइन टच में रोल प्ले करते हैं। अब फाइन टच में हमारी फिंगर टिप्स भी आ जाती हैं। ठीक है, हमारे लिप्स भी आ जाते हैं। ठीक है, हमारे लिप्स भी आ जाते हैं, हमारी फिंगर टिप्स भी आ जाती हैं। तो ये मीजनस कॉर्पसल जो है ये उनका काम है। They help in fine touch perception। ठीक है, ये आपके पास फाइन टच परसेप्शन जो है ये उसमें रोल प्ले करते हैं। चलें, तो ये सारी बातें आपने स्किन के हवाले से याद रखनी है। बाकी हाइपोडर्मिस, डर्मिस वगैरह कोई डिस्क्रिप्शन आपके कोर्स में नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि ब्रेन की डायग्राम आपको नोट्स में बनी हुई मिलेगी, और इसके अलावा स्किन की डायग्राम में 2-2 बार बना के रख लें। ब्रेन के दोनों व्यूज बना के रख लें। ठीक है, और 2 दफा बना लें एटलीस्ट। चलें, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट टू इट इज बिहेवियर्स के बारे में आपसे बात करूंगा। गोइंग टू टेल यू अबाउट द बिहेवियर्स। ठीक है, बिहेवियर्स के बारे में आपसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फाइन टच परसेप्शन के बारे में पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि इस ऐसी फॉर्म की टच होती है जहाँ पे आप लोकेट कर सको कि आपको कहाँ टच किया गया है। तो ये जो इसकी एग्जांपल्स आपने बताई हैं फिंगर टिप्स और लिप्स, तो ये मतलब क्या कि अगर आपको कोई फिंगर टिप्स पे टच करेगा या लिप्स पर तो आपको तब पता चलेगा कि आपको वहाँ टच किया गया है, इसका ये मतलब हुआ? नहीं नहीं, बात यह है कि आप किसी की अगर नब्ज देखते हैं, आपको पता है नब्ज कैसे देखते हैं? नब्ज? किसी जी की जी। अगर पल्स पल्स काउंट करते हैं तो कैसे करते हैं? कभी आपने पल्स काउंट किए? ऐसे 2 फिंगर्स यूं रखकर यहाँ पर। पल्स आपने अगर काउंट किए हो तो देखें, आपकी जो 3 फिंगर्स है ना, उनकी टिप्स आप रखते हैं रेडियल आर्टरी पे। अंगूठे की सीध में जो जगह है वहां पर आप रखते हैं ये 3 उंगलियां। तो वो जो पल्स है वो आपकी इन फिंगर टिप्स से टकरा रही होती है, और वो क्या होता है, आप काउंट करते हैं 1 2 3 4। इससे आपको नंबर ऑफ बीट्स पता चलती हैं। अब ये बात है, क्या कहते हैं कि आपने जो फिंगर टिप्स है वही क्यों रखी? ठीक है, फर्ज करें आप उस जगह पे अगर अपनी कोहनी रख दें, ठीक है, तो वो आपको पल्स फील नहीं होगी। और कभी आपने शायद गौर किया हो कि हमारी बॉडी में अगर च्यूटी चल रही होती है, तो वो च्यूटी हमारी स्किन पे काफी देर से होती है, लेकिन एक मखसूस एरिया में आती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास हमारी बॉडी में च्यूटी चल रही है। तो पूरी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तमाम तरह के रिसेप्टर्स। पैसिनियन कॉर्पसल्स खास तौर पे जो जॉइंट वाले एरियाज हैं वहां पे ज्यादा हैं, तो हर जगह पे एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। और देखें फाइन टच वाली जो बात मैं आपको बताऊं, फाइन टच से मुराद ये है कि आपको
जब एग्जामिन करते हैं ना, कोई स्किन स्पेशलिस्ट अगर एग्जामिन करता है तो एक जगह आपको प्रिक करता है, आप आंखें बंद करके हाथ रखते हैं कि हाँ यहाँ प्रिक किया था तुमने, फिर वो दूसरी जगह प्रिक करता है, फिर आप हाथ रखते हैं, कहते हैं कि हाँ यहाँ प्रिक किया है। तो ये लोकलाइज करने में भी आपके पास फाइन टच का मतलब, एक मतलब जो है वो उसको लोकलाइज करने में भी किस जगह आपको जो है वो टच किया। अब मिसाल के तौर पे आपके हाथ पे इतना बड़ा हाथ है, किसी एक जगह पे टच किया है, और आप हाथ के जो जिस जगह पे टच किया वहां नहीं बता रहे, बल्कि आप दूसरे एंड पे बता रहे हैं कि नहीं यहाँ टच किया। ये तो बता रहे कहाँ टच किया, हाथ पे टच किया, लेकिन आप ये नहीं बता सकते किस जगह पे टच किया। तो फाइन टच का एक मतलब ये भी है कि वो एग्जैक्ट लोकलाइज्ड एरिया जहां पे टच किया गया है। लिप्स और फिंगर टिप्स की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लिप्स और फिंगर टिप्स की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे आपके पास मीजनस कॉर्पसल्स की नंबरिंग बहुत ज्यादा है। हल्की सी अगर चीज अगर टच करे, यानी कि पानी का एक कतरा या छोटा सा ड्रॉपलेट भी अगर लिप्स पे अटैच्ड रह जाए तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर जो है वो कुछ मौजूद है निस्बतन किसी और एरिया की। तो ये फाइन टच। एनीथिंग एल्स? नहीं सर, थैंक यू। इसके बाद आइए फर्दर बिहेवियर्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम के अंदर। एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, लेकिन वो बड़ा सिंपल सा है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पहले बिहेवियर्स पढ़ाऊँ, वो ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ चीजें की हुई हैं, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। बिहेवियर्स बताने जा रहा हूँ आपको। बिहेवियर्स से मुराद है रिस्पॉन्स ऑफ एन एनिमल in relation to some particular stimulus। किसी भी एनिमल का रिस्पॉन्स किसी मखसूस स्टिमुलस की वजह से क्या कहलाता है? कहलाता है बिहेवियर। जब मैं आपको बिहेवियर्स पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ही अंदाजा होगा बिहेवियर्स कहते हैं किसको। दो तरह के बिहेवियर्स हैं। एक आपके पास वो बिहेवियर है जो पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है, वो कहलाता है इनेट बिहेवियर। और दूसरा बिहेवियर जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लर्न्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर जो है हम उसको डिफाइन करते हैं द बिहेवियर विच इज जेनेटिकली डिटर्मिन्ड, the behavior which is genetically determined by birth and does not involve any learning, जिसमें कोई लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसा बिहेवियर क्या कहलाता है? ऐसा बिहेवियर कहलाता है इनेट बिहेवियर। लर्न्ड बिहेवियर के बारे में बात करें, behavior that appears in the light of some experience, वो बिहेवियर जो किसी एक्सपीरियंस की रोशनी में हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लर्न्ड बिहेवियर। ठीक है, जो किसी एक्सपीरियंस की रोशनी में हो उसको हम नाम देते हैं लर्न्ड बिहेवियर। क्या मतलब? आपको पहले एक एक मिसाल देके वाज़ेह करता हूं। देखें, एक परिंदा है जिसका नाम है हेरिंगुल बर्ड। ठीक है, एक परिंदा है
जिसका नाम है हेरिंग गुलबर्ड। इसकी चोंच जो है उसके ऊपर लाल निशान होता है। अब जब ये परिंदा अपने घोंसले में आता है तो इसके जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी आंख जो अभी पैदा हुए हैं और उनकी आंखें भी खुल नहीं रही हैं, हल्की हल्की आंखें खुली नहीं है, तो वो सीखे हुए होते हैं क्या कि वो उनको खाना चाहिए, तो वो अपनी माँ की जो लाल निशान है इसके ऊपर ठोंगे मारते। ठीक है, पैदाइशी तौर पे सीखे हुए। बिहेवियर विच इज बाय बर्थ जेनेटिकली डिटरमिन्ड डू नॉट इन्वॉल्व एनी लर्निंग प्रोसेस। तो हम इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पे है, हम इसको कहते हैं ये बिहेवियर आपके पास है इनेट बिहेवियर। दूसरा बिहेवियर क्या है? दूसरा बिहेवियर है आपके पास लर्नड बिहेवियर। लर्नड बिहेवियर में आपको मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये एक फ्रॉग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक अगर फ्रॉग है, फ्रॉग नहीं है, फ्रॉग का बच्चा है। अब ये जो फ्रॉग का बच्चा है, जब ये नया नया शिकार पकड़ना शुरू करता है तो इसकी आदत है कि ये हर डार्क ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, हर डार्क ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर लपकता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। मक्खियां पकड़ रहा है यानी। ठीक है, हर डार्क ऑब्जेक्ट के पीछे जो है वो भागता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। एक दिन इसने क्या किया, एक दिन इसने बम्बल बी पकड़ ली। ठीक है, बम्बल बी पकड़ ली, बम्बल बी ने इसकी जबान पे जो है वो नोच ली। अब इसको क्या हुआ, इसको नसीहत हासिल हुई, आइंदा के लिए इसने तौबा कर ली कि बगैर देखे जो है वो, बगैर देखे जो है वो किसी भी डार्क ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ूं। तो ये मिसाल हो गई आपके पास किसकी? ये मिसाल हो गई आपके पास लर्नड बिहेवियर। तो ऐसा बिहेवियर जो किसी तजर्बे की रोशनी में हो, ठीक है, ऐसा बिहेवियर जो किसी तजर्बे की रोशनी में हो, तो वो बिहेवियर कहलाता है आपके पास लर्नड बिहेवियर। ठीक है, ऐसा बिहेवियर कहलाएगा आपके पास लर्नड बिहेवियर। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। अब मैं आपको सबसे पहले इनेट बिहेवियर की टाइप्स बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इनेट बिहेवियर की टाइप्स बताने जा रहा हूं। इनेट बिहेवियर की टाइप्स में आपको सबसे पहली टाइप जो बताने जा रहा हूं वो आपके पास है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ठीक है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। Behavior that is associated with some fixed stimulus, called sign stimulus or releaser। वो बिहेवियर जो किसी फिक्स एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो, उस फिक्स एक्सटर्नल स्टिमुलस को हम रिलीजर का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फिक्स एक्शन पैटर्न। रिलीजर का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज रिलीज हो रही है। रिलीजर का मतलब है एनी फीचर ऑफ एनवायरमेंट, that is positively shown
that is positively shown to evoke some behavior. एनवायरनमेंट की कोई ऐसी फीचर जो दिखाई जाए, ठीक है, ताकि कोई बिहेवियर जो है वो सामने आए। मिसाल के तौर पे फिक्स एक्शन पैटर्न की देखें मिसाल ऊपर हैरिंग गुलबर्ड वाली बनी हुई। जो लाल निशान आपको नजर आ रहे, ये लाल निशान कहलाता है रिलीजर। रिलीजर का मतलब ये नहीं है कि इसका अगर आप तर्जुमा करें कोई चीज रिलीज होके बाहर आ रही है, नहीं, ये एक फिक्स स्टिमुलस, ठीक है, ये एक फिक्स स्टिमुलस है कि इसके बच्चे जो है वो इसकी चोंच पे इसके लाल निशान पे ठोंगे मारते हैं, पैदाइशी तौर पे सीखे हुए होते। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसकी माँ को जो है वो हटा दिया, ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, माँ जो है उसको हटा दिया और माँ की जगह क्या किया, माँ की जगह स्टिक लगा दी, उसके आगे लिपस्टिक लगा दी। अब क्या देखा, बच्चे फिर भी ठोंगे मार रहे हैं। नहीं, बच्चे माँ को देख के ठोंगे नहीं मार रहे थे, बच्चे सीखे हुए थे कि इस लाल निशान जो है उसको ठोंगे मार रहे थे, ठीक है, बच्चे सीखे हुए कि वो आपके पास उसकी जो लाल निशान है उसको ठोंगे मारते। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। इसमें एक मिसाल तो मैंने आपको हैरिंग गुलबर्ड के बारे में दी, ठीक है, एक मिसाल मैंने आपको हैरिंग गुलबर्ड के बारे में दी। दूसरी मिसाल मैं आपको दे रहा हूं फिक्स एक्शन पैटर्न के लिए 3 स्पाइन्ड स्टिक बैक फिश। 3 स्पाइन्ड स्टिक बैक फिश। देखिए ये एक मछली है, इसकी बैक के ऊपर 3 स्पाइन्स मौजूद होते हैं और इसका नीचे का जो हिस्सा होता है ये रेड होता है, ठीक है, इसके जो नीचे का हिस्सा होता है वो रेड होता है। आपको पता है मछलियां जो है वो पानी में गोल बना के रहती हैं। अब ये जो मछली है ये अपने गोल में दूसरी मछलियों को जो उसकी नस्ल की नहीं है वो आने से रोकती है। कैसे रोकती है, अपना ये लाल निशान दिखाकर। देखने में यह आया, जो बिहेवियर को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं इथोलॉजिस्ट। देखने में यह आया कि ये मछली जिसका लाल निशान है ये मुख्तलिफ तरीकों से अपनी शक्लें चेंज करेगी। कभी ये अपने लाल निशान वाले हिस्से को बड़ा कर लेगी, ठीक है, जब दूसरी मछलियां इसके गोल में दाखिल हो रही हैं, ठीक है, कभी लंबाई में बड़ा कर लेगी अपने आप को, ठीक है। कोशिश क्या होगी, कोशिश ये होगी कि किसी तरह जो है सामने से जो मछलियां आ रही हैं वो इसके गोल में दाखिल ना हो और अपने इस लाल निशान की मदद से, ठीक है, अपने इस लाल निशान की मदद से सामने वाली जो मछलियां हैं उसको वो डराने की कोशिश करती, ठीक है, वो उसको डराने की कोशिश करती। तो ये जो रेड आपको स्टिमुलस नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिलीजर, ठीक है। अच्छा, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये किया कि इसके लाल निशान के ऊपर जो है इन्होंने इसको कवर कर दिया। ये देखें, मिटा रहा हूं इसका लाल निशान का एरिया, ये देखें, इन्होंने क्या किया, इसका लाल निशान जो है वो छुपा दिया, वैक्स से छुपा दिया कि लाल निशान नजर ना आए। तो फिर इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, फिर इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये मछलियां इसके गोल में दाखिल हो गई। पहले ये था लाल निशान को देखा भाग जाती नहीं, अब इस मछली
के ऊपर कांटे भी मौजूद है, मछली को खुद थोड़ी पता है कि मेरे लाल निशान के ऊपर वैक्स लगा दी, वो तो बेखबर है। अब ये हैरान है कि भाई ये मछली, मैं इसको डरा रही हूँ, ये डर ही नहीं रही। ठीक है, तो मछलियां इसकी शक्ल देख के नहीं डर रही थी, बल्कि इसके लाल निशान को देख के डर रही थी। तो ऐसा बिहेवियर जिसमें हम किसी फिक्स्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात करें तो वो कहलाता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ठीक है, वो कहलाता है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। करें, नोट करें इसको। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और मैं कोशिश करें कि मेरे साथ ही आपको डेफिनेशंस भी याद हो जाए। Any feature of environment that is positively shown to evoke some behavior. सामने वाली मछलियों के लिए ये लाल निशान फिक्स्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस के तौर पे बिहेव करता है।
चलें, इसके बाद आइए फर्दर नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं इनेट बिहेवियर में दूसरा टेक्सिस। आपने देखा हुआ होगा, परवाने रोशनी की जानिब बढ़ते हैं, पैदाइशी तौर पे सीखे हुए होते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं, ठीक है। This behavior occurs in relation to some particular direction, जो किसी मखसूस डायरेक्शन में होता है। सॉरी, मूवमेंट ऑफ moth flies towards light, परवाने की मूवमेंट रोशनी की जानिब क्या कहलाता है आपके पास? टेक्सिस कहलाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ moth flies towards light, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड टेक्सिस। इसके बाद है आपके पास काइनेसिस। काइनेसिस जो है वो किसी डिफ्यूज स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना पैदाइशी तौर पे कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो वुड लाइस होती है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, और अगर ड्राई क्लाइमेट हो तो ये कीड़ा जो है वो बहुत तेजी से मूव करता है। दिस बिहेवियर अकर्स in response of some diffuse stimulus, जो किसी डिफ्यूज स्टिमुलस की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल, wood lice moves rapidly in dry climate while movement is slow in humid climate, ठीक है। तो काइनेसिस एक तरह की ऐसा बिहेवियर या रिस्पॉन्स है जो किसी डिफ्यूज स्टिमुलस की वजह से। नेस्टिक मूवमेंट प्लांट्स में जिस तरह डिफ्यूज स्टिमुलस के लिए होती है, इसी तरह काइनेसिस भी डिफ्यूज स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने का नाम, ठीक है। वुड लाइस जो है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आहिस्ता मूव करेगी, ड्राई क्लाइमेट तेजी से मूव करेगी। अब ये पैदाइशी तौर पे इसके अंदर फीचर है, इसमें किसी एक्सपीरियंस का अमल दखल नहीं। चलें, कर लें, नोट कर लें इसको।
टोटल 4 टाइप्स हैं इनेट बिहेवियर्स की। पहली बताई फिक्स एक्शन पैटर्न, दूसरी बताई टैक्सिस, तीसरी बताई आपको काइनेसिस। कोई आप में से टैक्सिस की और कोई मिसाल देगा? शायद आपने चांदनी रात को चकोर जो है उस चांद की तरफ मूव करते हुए देखे हो। तो ये जो चकोर हैं ये चांदनी रात में चांद की तरफ मूव करते हैं, तो इनका ये मूव करना ये भी टैक्सिस। ठीक है, अब गौर करिएगा, मैंने देखे हैं बाकायदा ऐसा होता है कि कहीं उनको बैठने की जगह मिल जाए तो चांद को बैठ के तकते रहते। ठीक है, चांद को बैठ के ये तकते रहते, चांद इनको बहुत अच्छा लगता। और अगर आप चांद की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ चकोर जो है वो चांद की जानिब उड़ते हुए भी नजर आएंगे। चौथी टाइप है बेटा आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करते हैं एन इनवॉलंटरी मोटर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी called reflex action. An involuntary motor response of the body called reflex action. देखें, पैदाइशी तौर पे बच्चों में, बड़ों में, पैदाइशी तौर पे बच्चों में और वैसे बड़ों में मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस होते हैं। नी जर्क, बाइसेप जर्क, ट्राइसेप जर्क, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। छोटे बच्चे का जो पैर होता है उसके पैर पे अगर यहाँ अंगूठा रखें तो वो उसकी उंगलियां एक तरफ मुड़ती हैं। या छोटे बच्चे के हाथ में अगर कोई अपना हाथ दे तो वो उसको पकड़ लेता है। तो मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्सेज छोटे बच्चे दिखाते हैं। वालिदैन को खुशफहमी होती है कि अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, बच्चा हंस रहा है। अगर एक स्टफ टॉय जो है वो या टेडी बियर जो है वो वही बच्चे के सामने करें, छोटा बच्चा है बिल्कुल, ठीक है, तो 3-4 महीने का बच्चा है, तो वो स्माइल करता है, वालिदैन को खुशफहमी होती है, उसे देख के बच्चा हंस रहा है, सबको बता रहे होते हैं कि मुझे देख के हंस रहा है। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्स ये भी रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर आते हैं। तो पैदाइशी तौर पे सीखे हुए होते हैं और उसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। चलें, ये आपके पास 4 मुख्तलिफ टाइप्स मैंने बताई हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। और बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो कुछ अरसे बाद फिर गायब हो जाते हैं। हाथ पकड़ने वाली बात है या फिंगर्स टर्न होती हैं पैरों की, वो या कोई और चीज, फिर वो उनके ये रिफ्लेक्सेस जो है फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। ठीक है, चलें, कोई सवाल करना है तो कर लें, बाकी बातें आपसे करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास।